हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मॉन्स्टर फ्रॉम लर्नर्स वर्ल्ड एकेडमी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th ग्रेड 10th का चैप्टर दैट इज लाइट। लाइट के बारे में बात करनी है हमें और इसके अंदर अलग अलग सेगमेंट्स पढ़ने हैं हमें। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है और लास्ट में आते आते हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जो भी बच्चे 10th ग्रेड में हैं और बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए एक रैपिड रिवीजन रहने वाला है। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करते हुए अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे और ये वीडियो जरूर देखें लास्ट तक, क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो बेसिकली हमें स्टार्ट करना है लाइट। तो बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट वर्ड आ रहा है तो थोड़ी बहुत पहले फाउंडेशन बना लेते हैं। लाइट क्या होती है, लाइट का बिहेवियर कैसा होता है, और उसके बाद उसी फाउंडेशन को आगे ले जाते हुए हम लोग एंटर करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो लाइट में एक वर्ड याद रखना है हमें, एक लाइन याद रखनी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट। यानी हम आसपास जो कुछ भी देख पा रहे हैं ये बिकॉज ऑफ लाइट है। अगर एक कमरे में से लाइट को बिल्कुल हटा दो तो हम उस कमरे के अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज क्या है, लाइट, नंबर वन। नंबर सेकंड, अगर हम आगे चलें तो जो भी हम अपने आसपास सराउंडिंग में कलरफुल एनवायरनमेंट देख रहे हैं, कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं, जैसे आसमान नीला दिख रहा है, सूरज उगते वक्त रेडिश दिखता है, तो ये सब कुछ भी पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलें तो लाइट का बिहेवियर क्या होता है। अब देखो, लाइट की वजह से बहुत सारे इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तुमने शायद नाम सुना हो, इंटरफेरेंस भी होता है, आगे बढ़ पढ़ोगे तुम 12th क्लास में। डिफ्रैक्शन होता है, आसमान के अंदर कलरफुल एनवायरनमेंट दिख रहा है हमारे चारों तरफ, स्कैटरिंग होती है। तो ये सब कुछ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कभी लाइट को पार्टिकल मानते हैं तो कभी वेव। हाँ बिल्कुल सही, हैरान होने की जरूरत नहीं है, लाइट का बिहेवियर डुअल होता है। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। तो हमें देखना होता है कहाँ उसको हमें पार्टिकल की तरह लेना है, कहाँ हमें उसको वेव की तरह कंसीडर करना है। अब इसमें एक आगे सवाल आता है कि सर अगर लाइट पार्टिकल की बनी हुई है तो लाइट कौन से पार्टिकल की बनी हुई है? क्या ये वही पार्टिकल है जिससे हम बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या जिससे पूरा यूनिवर्स का मैटर बना हुआ है जो हमने पढ़ा है अपने कोर्स में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स? या लाइट जिन पार्टिकल्स से बनी होती है वो कुछ स्पेशल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? तो आंसर ये है कि ये टोटली डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल होते हैं और इनका नाम होता है, वर्ड को ध्यान से सुनना है, फोटॉन्स। तो लाइट जिन पार्टिकल से बनी होती है बच्चों, उनका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज फोटॉन्स। तो हमारे सामने एक वर्ड आ गया, फोटॉन्स। तो बेसिकली क्लास, लाइट लाइट जिन पार्टिकल से बनी होती है उनका नाम फोटॉन होता है, बिल्कुल सही। और ये फोटॉन्स होते हैं हमारे एनर्जी के पैकेट्स। दीज फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स, दीज फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। तो एक पहली बात हमें याद रखनी है कि लाइट का बिहेवियर डुअल होता है, कभी पार्टिकल तो कभी वेव। लाइट जिन पार्टिकल से बनी होती है उनका नाम क्या होता है, फोटॉन्स। और फोटॉन्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, एनर्जी के पैकेट्स। एक बात, पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, ये फोटॉन्स जो होते हैं ये ट्रैवल करते हैं बहुत ही तेज स्पीड के साथ और वो हमारी स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यानी अब हम सेकंड बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट ये नहीं होती, इससे बहुत थोड़ी सी कमी होती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्या मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वैल्यू भी होती है हमारी वैक्यूम में। तो किस में होती है, वैक्यूम। तो यहां से एक सवाल और समझ में आता है, बनता है, क्या लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? आंसर है यस, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सन से जो लाइट अर्थ तक पहुंची, बीच में बहुत सारा वैक्यूम था और फिर भी लाइट सन से अर्थ पर डेली आ रही है। तो इसका मतलब एक सवाल यहां पर यह भी है कि कैन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम? आंसर इज यस, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। और वैक्यूम उसकी स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सर यहां से एक और सवाल बनता है, तो क्या लाइट मीडियम्स में भी ट्रैवल कर सकती है, किसी और अदर देन वैक्यूम? मतलब वैक्यूम तो कुछ भी नहीं, तो क्या वो ग्लास में कर सकती है, वाटर में कर सकती है, मटेरियल्स में कर सकती है लाइट ट्रैवल? आंसर है यस, लाइट मीडियम्स में भी ट्रैवल कर सकती है। तो उसके बेसिस पे हम मीडियम को कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से एक मीडियम है हमारे पास, तो एक मीडियम तो वो हो गया जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, यस इट कैन ट्रैवल। उस मीडियम को क्लास हम लोग बोलते हैं जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जो जिसमें लाइट ट्रैवल कर सकती है, दोज मीडियम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वर्ड याद रखना है बस। नेक्स्ट, वो होता है जहां लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती बिल्कुल भी, नो, दैट आर कॉल्ड ओपेक। उनको क्या बोलते हैं, ओपेक। उनमें लाइट ट्रैवल नहीं करती, जैसे वुड,
प्लास्टिक सर्टेन, ठीक है, उनमें नहीं कर पाती। उसके बाद सर्टेन प्लास्टिक, है ना, कुछ में कर पाती है, कुछ में नहीं कर पाती है। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें थोड़ी बहुत कर जाती है, उनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो यहां पर 3 वर्ड आ गए, एक ट्रांसपेरेंट आ गया, एक ओपेक आ गया, एक ट्रांसल्यूसेंट आ गया, जैसे ब्लड होता है ना। तो जिसमें कर सकती है ट्रांसपेरेंट हो गया, जिसमें नहीं कर सकती ओपेक हो गया, जिसमें थोड़ी बहुत कर सकती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी लाइट हल्की पड़ती जाएगी, उन मटेरियल को बोलते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। तो यहां तक बात क्लियर हो गई सर, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें आगे चलते हैं। तो हमने पहली बात करी, लाइट का बिहेवियर डुअल होता है, कभी पार्टिकल तो कभी वेव। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। व्हाट इज द स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल करती है ट्रांसपेरेंट, जिसमें नहीं करती है ओपेक, जिसमें थोड़ी बहुत करती है ट्रांसल्यूसेंट। बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। तो क्लास इसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात को डिस्कस करेंगे थर्ड, कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती है। किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो भी लाइट है वो ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर मैं इसको बोल दूं ए बी, ये स्ट्रेट लाइन पाथ जो किसने फॉलो करी? लाइट ने फॉलो करी। इस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट को हम बोलते हैं दैट इज अ रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ये वर्ड आता है ना जगह जगह, रे ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ एंड दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और जो ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना, इसका एक खतरनाक सा नाम होता है, परेशान नहीं होना है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। घबराना बिल्कुल नहीं है, नाम सुन लो एक बार, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड दैट स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड, ये जो रास्ता है ए बी, इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, एक वर्ड होता है बीम ऑफ लाइट, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। ऐसी रेज की कलेक्शन को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। और बीम ऑफ लाइट भी 2 कैटेगरी में हो सकता है, हल्का सा सुन लेना है। इस टाइप की जो बीम ऑफ लाइट है, देखो जो ये मैं बना रहा हूं, देखो ये जो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है, ये तुम देखो एक पॉइंट पे जाकर मिल रहे हैं। कहां जाके मिलना चाह रहे हैं? एक पॉइंट पे, दैट इज ओ। तो इसको बोलेंगे हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग रेज ऑफ लाइट या कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से कुछ रेज ऑफ लाइट इस तरीके से भी हो सकती हैं। देखो ये रही, यहां पे इन लाइट रेज को जरा ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही हैं या वहां से डाइवर्ज कर रही हैं? तो तुम बोलोगे सर ये डाइवर्ज कर रही हैं। सो दिस इज अ कन्वर्जिंग बीम एंड दिस इज अ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं ना जगह जगह यूज हो जाती हैं। तो बता दिया कि एक पॉइंट पे मिल रही हैं अगर रेज जाकर तो कन्वर्जिंग है रेज ऑफ लाइट, और एक पॉइंट से दूर हो रही हैं तो कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है? तो आंसर इज डाइवर्जिंग। तो हमने लाइट के बारे में इतना समझ लिया, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों, दैट इज, ठीक है क्लास, अब हम यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग हो गई अबाउट लाइट, ठीक है। तो अब अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो बनता है बोर्ड के पेपर के लिए, बच्चों मेरी हर लाइन के अंदर सवाल छुपे हुए हैं। एमसीक्यू बन सकता है, उसी पे 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में, या लॉन्ग आंसर में आ सकता है। बहुत ध्यान से सुनना है पूरे लेक्चर को, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे, रैपिडली समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या समझना है? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला सवाल यहां से ही आ सकता है कि व्हाट राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दोनों पूछेगा, इसके लॉज पूछेगा और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो एक एकदम क्विक रिवीजन समझते हैं। मान लो हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, हमारे पास एक कैसा सरफेस दे रखा है बच्चों? एक स्मूथ सरफेस दे रखा है, प्लेन मिरर है या कोई भी एक पॉलिश सरफेस है, ठीक है। हमने यहां पर क्या करा? एक लाइट को भेजा, एक रे ऑफ लाइट को, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट यहां पर टक्कर मार के ये वापस आ गई, यानी किसी लाइट का स्मूथ या रफ दोनों में किसी सरफेस पे गिरना और गिर के टक्कर मार के वापस आ जाना, किसी सरफेस पर इंसिडेंट करना और बाउंस बैक, इंसिडेंट करना बाउंस बैक, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो ये वाली जो रे ऑफ लाइट है हमारे पास, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, इसको हमने नाम दिया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट।
इसको बोल दिया सिंपली इंसिडेंट रे, ठीक है सर। उसके बाद जो टक्कर मार के वापस गई रे ऑफ लाइट, इसे बोल दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आना सरफेस पे टक्कर मार के चले जाना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर मैं जिस पॉइंट पर ये गिरी रे, यहां पर एक नॉर्मल बना लूं, एक मैंने 90 डिग्री पे लाइन खींची है, 90 पे खींची, दैट इज व्हाई इसका नाम क्या होगा बच्चों, एक नॉर्मल बना ले हम लोग, क्या बना ले, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर हमारा आई कौन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस सर, ठीक है। व्हाट इज आर हियर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ रही है। ये अपना नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब मैं यहां पर तुम्हें बता सकता हूं कि लॉज क्या है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है, बस ध्यान से मेरी बात सुननी है, इसको अपनी शब्दों में लिख देना है एज इट इज। तो पहला लॉ हमसे क्या बोलता है, अगर हम लॉज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज, तो पहला लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे। बच्चों कौन से प्लेन पे लाई करेंगे, सेम प्लेन, यानी ये वाली रे, ये वाली रे और ये वाला नॉर्मल, ये तीनों इस डिजिटल बोर्ड के प्लेन में होंगे, इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन पर होंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसको कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, पहली बात लिख लेंगे हम उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल होंगे, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और पहला लॉ क्या बोल रहा था, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन, ये ठीक है। तो ये दो लॉज याद करके जाने हमें, ये पूछता है पेपर में, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इससे रिलेट करते वाले एमसीक्यूज क्या पूछ सकता है या और कॉन्सेप्चुअल सवाल क्या पूछ सकता है, अब उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्लियर है, लाइट का आना, इंसिडेंट करना, बाउंस बैक करना सेम मीडियम में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और दोनों लॉज हो गए हमारे पास। नेक्स्ट बच्चों यहां पर एक सवाल पूछ सकता है हमसे, फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना है, सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, वो क्या पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लेन सरफेस है इस तरह से, ठीक है, प्लेन मिरर है, फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दे रखा है, प्लेन मिरर, और उस प्लेन मिरर पर एक रे ऑफ लाइट आके ऐसे इंसिडेंट करी, ठीक है। तो इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक, और ये प्लेन मिरर को आके हिट करी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब है नॉर्मल इंसिडेंस, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखना है बच्चों, नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस तरह के डायग्राम में सवाल पूछेगा व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या पूछेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचूं, तो नॉर्मल अगर मैं यहां खींचता हूं और इंसिडेंट रे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप। और अगर दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो तुम बोलोगे सर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0 डिग्री, बहुत बढ़िया। व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सर वो भी 0 होगा, ये तो लॉ है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत बढ़िया। तो यानी आई भी 0 होगा और आर भी 0 होगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है रे वापस चली जाएगी ऐसे, तो यानी रे आएगी 90 डिग्री पे हिट करेगी और ऐसी वापस चली जाएगी। तो यानी यहां पे रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, रे विल रिट्रेस इट्स पाथ, इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स क्या पाथ, वो अपनी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या पूछेगा कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जब एक रे ऑफ लाइट मिरर को 90 डिग्री पर हिट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा तो रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल यहां से देखो क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से,
दूसरे में देखो बच्चों, वही बोलेगा कि हमें एक प्लेन सरफेस दे रखा है, प्लेन मिरर दे रखा है, एक मिरर दे रखा है, ठीक है सर मिरर है, और मिरर पर एक रे आके इंसिडेंट करती है, दैट इज इस तरीके से, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई, और वो लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे व्हाट इज, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस बता दो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता दो, दोनों चीजें बतानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत आसान सवाल है, करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 60 होगा, 60 होगा नहीं, 60 नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है। तो यहां पर बच्चों हम पहला काम करेंगे, एक नॉर्मल बनाएंगे यहां पर इस तरह से, जी सर बहुत बढ़िया। उसके बाद ये वाला हमारा एंगल, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल हमारा आई होगा, तो एंगल ये वाला पूरा 90 है, तो आई वाला कितना होगा, 90 में से 60 माइनस करोगे, बिल्कुल सर। तो जब बच्चों 90 में से 60 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री, यानी यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 30 डिग्री। सो व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सर वो भी 30 ही होगा। ये हमें लॉ ने सिखाया है, ये हमें किसने सिखाया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो यहां तक बात क्लियर है, तो ये सवाल एक बन सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं यहां पर हम लोग, तो यहां पर क्लास हमने कवर अप कर लिया, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन यहां तक पोर्शन क्लियर है। उसके बाद अब हम आगे फिर रिफ्लेक्शन में चलते हैं, लेकिन तुमने अब तक नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी रिफ्लेक्शन करे वो एक प्लेन सरफेस से करे। कौन से सरफेस से करे, प्लेन सरफेस से। अब हम करेंगे किसी कर्व्ड सरफेस से, एक कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी जो हमें पढ़नी है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, है ना। जैसे देखो ये कर्व्ड सरफेस है। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरी आती हैं, एक आता है हमारे पास कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर, और एक आता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें यहां बच्चों दो तरह के इंपॉर्टेंट मिरर्स पढ़ने हैं, एक कॉनकेव मिरर पढ़ना है और एक कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना है। तो चलो पूरा सब चीजें एक्सप्लेन करते हैं एक नई स्लाइड पर, इस स्लाइड पे वापस आएंगे अभी। अब स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए सब लोग इमेजिन करेंगे दिमाग में एक हॉलो स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास, एक हॉलो फुटबॉल, एक फुटबॉल इमेजिन करेंगे, अंदर से खोखली हॉलो, एक स्फेयर जो अंदर से हॉलो है लेकिन बना हुआ है ग्लास का, मेड अप ऑफ ग्लास। तो मैं बना देता हूं उसको यहां पर। तो हमने यहां पर एक इमेजिन करा, एक थिन हॉलो, अंदर से खोखला है, हॉलो स्फेयर मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है सर। अब इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें क्या करना है बच्चों, तो वो ये है, इसको थोड़ा सा हम इधर खिसका लेते हैं बच्चों, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसके इतने पोर्शन को कट किया हमने, ठीक है, इसके एक पोर्शन को हमने क्या कर लिया बच्चों, यहां से कट कर लिया, ठीक, ठीक है सर बहुत बढ़िया। इस पोर्शन को कट करने के बाद, इस पोर्शन को कट करने के बाद मैंने इसको इधर निकाल लिया, देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। अब तुम यहां पर नोट करोगे या इसी में समझ लो, इस पोर्शन को कट करने के बाद अगर मैंने बाहर की तरफ ये वाला, यहां पर मैंने इसकी सिल्वर कोटिंग कर दी या इसको पेंट कर दिया या इसको रफ बना दिया, पेंट कर दिया, सिल्वर की परत चढ़ा दी, कोटिंग कर दी। अब तुम बोलोगे सर एक चीज तो मानोगे कि सर ये जो स्फेयर बनाया आपने इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो बिल्कुल ये रहा, मान लो ये स्फेयर का सेंटर है, ठीक है। अब तुम देखोगे यहां पर ये वाली जो इनर साइड है, ये वाली, इसको कह दो सरफेस नंबर 1 और इसको कह दो सरफेस नंबर 2। तो बच्चों यहां पे नोट करो, सरफेस नंबर 2 पे तो मैंने पेंट कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी, और सरफेस नंबर 1 को हाईली पॉलिश कर लिया, अंदर वाले को चमका लिया। अब यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन से सरफेस से करवा रहा हूं मैं, इनर सरफेस से, यानी सरफेस नंबर 1 से करवा रहा हूं, उस सरफेस से करवा रहा हूं जो सेंटर की तरफ है, इस वाले से, ये वाला सरफेस है जो सेंटर की तरफ है, ये वाला अंदर वाला। तो यहां पर इस टाइप का जो मिरर बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। कब बनेगा, तो सिंपल सी बात है, मान लो ये मेरे पास, सॉरी, ये मेरे पास स्फेरिकल सरफेस था, अगर मैंने बाहर की साइड सिल्वर कोटिंग कर दिया, अंदर की साइड से मैं रिफ्लेक्शन करवा रहा हूं, तो दैट इज अवर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। केव वर्ड आ रहा है ना, गुफा की तरह, गुफा, केव, केव,
गुफा का रास्ता, है ना, कॉनकेव। और उसी तरह से ये वाला हमारे पास सेम अगेन सरफेस, ये वाला अगर मैं अंदर की तरफ सिल्वर कोटिंग कर दूं, अंदर की तरफ पेंट कर दूं और रिफ्रैक्शन करवा दूं बाहर वाले सरफेस से, यानी सरफेस नंबर 2 से रिफ्लेक्शन करवा दूं, रिफ्लेक्शन करवा दूं, तो उस केस में जो मिरर बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब कॉनकेव अंदर की तरफ से हम केव साइड से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो कॉनकेव, और जब इसके अपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो कॉन्वेक्स। सर ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां पर ये जो सेंटर पोर्शन है, स्फेयर जिसके मिरर को निकाला, मिरर इज अ पार्ट, मिरर इज अ पार्ट, उसका सेंटर कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ क्या कहलाता है बच्चों? कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है सर, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसे बोलते हैं पोल। बच्चों उस मिरर के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, याद रखना है कि जो मिरर का सेंटर होता है, मिरर जिस स्फेयर से निकाला गया, मिरर जिस स्फेयर से निकाला गया उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल, और एक लाइन जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, एक लाइन जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहां से बच्चों पास होती है? पोल से पास होती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। 3 टर्म्स हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया। बहुत बढ़िया सर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो स्फेयर से हमने एक पोर्शन को अलग करा, बाहर वाले को सिल्वर कोटिंग करा, अंदर से रिफ्लेक्शन करवाया, अंदर से रिफ्लेक्शन करवाया तो हमारा कॉनकेव मिरर बना, और अगर बाहर वाली साइड से रिफ्लेक्शन करवाया तो हमारा कॉन्वेक्स बना। कौन बना? कॉन्वेक्स। ठीक है, अब ये 3 टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब हम 2 और टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम समझेंगे व्हाट इज फोकस, एक फोकस होता है ना पॉइंट, और दूसरी फोकल लेंथ क्या होता है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ और आर के बीच का रिलेशन, यहां से सवाल आ सकता है इस बार। ठीक है, चलो तो यहीं अगले वाले में समझते हैं स्लाइड में। देखो तो बच्चों हम लोगों ने यहां पर एक मिरर बना लिया, जरा आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सा मिरर बनाया मैंने ये। तो बच्चों ये अपना बन गया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब यहां पर हमें समझना है किसके बारे में? फोकस के बारे में। तो बच्चों हमने फटाफट यहां पे बना लिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है सर, प्रिंसिपल एक्सिस भी बन गया। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमने क्या करा बच्चों? यहां पर एक रे को भेजा, जो रे हमारी पैरेलल थी किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। यानी ये वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी? पैरेलल। तो देखा गया कि ये वाली रे इस पॉइंट से पहुंच गई, बल्कि देखा गया हर वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो इसी कॉमन पॉइंट से पास होकर जा रही थी, इसी पॉइंट से। ठीक है ना, तो इस कॉमन पॉइंट का नाम हमने रखा फोकस। इस कॉमन पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? फोकस। तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती हैं? फोकस से। कहां से पास करती हैं? फोकस से। ठीक है, और यहां पर ये जो हमारा पॉइंट पोल है, पोल से फोकस की जो दूरी होती है, पोल से फोकस की दूरी ये वाली, ये हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। क्या कहलाती है बच्चों? फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे छोटा f। ठीक है, तो जो भी रेस पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेंगी? फोकस। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। हाँ, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, तुम जब हायर क्लासेस में आओगे तो इसको और अच्छे से पढ़ लोगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि ये जो रेस पैरेलल थी ये क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। बस अभी ये ध्यान रखना है, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लोज टू किधर होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होनी चाहिए। ठीक, तो हमने यहां पे फोकस को भी डिफाइन कर लिया, और साथ में फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। उसके साथ साथ यहां पर इस वाले डायग्राम में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी समझ लेते हैं।
तो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन, ध्यान से सुनना है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली हमारी ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। उसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज मतलब फोकल लेंथ, और यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये वाली दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, मान लो ये सी पॉइंट दे रखा है, दैट इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी एफ और आर के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही काम की बात है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार 2025 में आपको इस पे एक नंबर पे सवाल मिल जाए। 2025, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। मतलब अगर किसी सवाल में हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 40 सेंटीमीटर और वो पूछ ले व्हाट इज फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इसका आधा हो जाएगी, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने कॉनकेव मिरर का फोकस हमें ड्रॉ करके दिखाया, कैसे ढूंढते हैं? रेस को भेजो पैरेलल क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे ये सारी रेस, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, एंड पोल और फोकस की दूरी इज फोकल लेंथ। तो जरा सर उसका भी बना के दिखाइए कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। चलो कॉन्वेक्स मिरर के केस में बना लेते हैं। क्लास फिर से देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके से दे रखा है ये, चलो इस तरीके से दे रखा है, लेट से ये दे रखा है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर क्लास अगर मैं, तुम ध्यान से देखो, इस तरीके से इसकी सिल्वर कोटिंग कर लूं, इस पे पेंट कर लूं, और यहां पर हम बनाते हैं एक, दैट इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्लास ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर मैं एक रे को भेजता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे को भेजा मैंने कैसा बच्चों? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, है ना, डाइवर्ज करेगी। तो अगर तुम यहां पर नोटिस करो तो ये वाली रे को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करता तो ये यहां से आती हुई दिखती इस पॉइंट से, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा हमारा फोकस। क्या कहलाएगा बच्चों? फोकस। तो ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर, हर लाइन में मेरे सवाल छुपा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस मिला वो मिरर के सामने मिल रहा है या मिरर के पीछे मिल रहा है? मिरर के पीछे मिल रहा है। जिस साइड तुमने पॉलिशिंग करी है ना उसके पीछे मिलता है, इसी वजह से इसको वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। ठीक है, ये इसका फोकस होगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमने क्या सीखा? जो भी रे पैरेलल आएगी तो ये फोकस से पास होगी या अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। अगर यहां पर कोई देखने वाला ऑब्जर्वर है तो उसको लगेगा ये लाइट कहां से आ रही है? फोकस से। ये लाइट कहां से आ रही है? फोकस से। तो रियल में आ रही है अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, तो आंसर है अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये डायग्राम हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो सर बोर्ड के पेपर में क्या क्या आ सकता है, जरा सा एक रिकैप दो जल्दी से। तो पहली बात, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ सकता है लाइट के बारे में, पता होनी चाहिए, हमने डिस्कस कर ली। दूसरा पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हो गया। व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हो गया। नेक्स्ट वो पूछेगा बेसिक टर्म्स को डिफाइन करो। नंबर 1 पोल पूछेगा, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। नंबर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फेयर से तुमने मिरर को अलग किया है उस स्फेयर का सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बोलेगा सर व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर वो पूछेगा व्हाट इज फोकस, क्या होता है? तो जो भी रेस पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करती हैं? फोकस से। बहुत बढ़िया। उसके बाद रियल फोकस किसका होता है? कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। वर्चुअल फोकस किसका होता है? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। बहुत बढ़िया। फिर पूछेगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें मालूम है रिलेशन इज व्हाट? R इज 2 टाइम्स ऑफ F, या F इज R डिवाइडेड बाई 2, कोई भी एक इक्वेशन याद कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमारे टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर हो गई और स्फेरिकल मिरर का एक क्विक रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है हमारे सामने? तो बच्चों जरा यहां पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखकर बताओ मुझे कि कौन सा मिरर है। सबसे पहले तो तुम यहां पर ध्यान से देखो कि अंदर तो कोटिंग हो रखी है, यहां पे हमने पेंट कर रखा है इसको, तो यहां पर जो भी रिफ्लेक्शन होगा, यहां पे बच्चों जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर वाले सरफेस से होगा। देखो इस तरह से होगा कुछ ये। ठीक है, तो बेसिकली फिर कौन सा मिरर बना हमारा? ये बना हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बनेगा हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये रहा। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 अगर तुम ये वाला डायग्राम देखो,
ये रहा देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल दोनों डायग्राम एक साथ हैं। तो बताओ यहाँ पर देखो, यहाँ हमने बाहर की साइड कोटिंग कर रखी है और रिफ्लेक्शन किधर से करवा रहे हैं हम, अंदर की साइड से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मिरर बना, कॉनकेव मिरर। कैसा बना, कॉनकेव मिरर। गुफा के अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखो कर्व साइड से, यानी गुफा से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉनकेव मिरर। और यहां पे देखो हमने क्या कर रखा है, अंदर की साइड हमने सिल्वर कोटिंग कर रखी है, पेंट कर रखा है, और बाहर वाले सरफेस से हम क्या करवा रहे हैं, बाहर वाले सरफेस से करवा रहे हैं रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है क्लास कि कौन कॉनकेव है, कौन कॉन्वेक्स। तो अभी कौन सा है तुम्हारे सामने, कॉनकेव। अभी यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कौन सा है, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो ये वाली साइड कॉन्वेक्स। अगर रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है और रिफ्लेक्शन यहां से हो रहा है तो दैट इज कॉनकेव। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। चलो, यहां पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लास, ये बहुत ही फ्री के नंबर है बोर्ड के पेपर के लिए। ये टर्मिनोलॉजीज आती हैं कि इनको एक एक नंबर में डिफाइन करने को आ जाता है, एक लाइन में डिफाइन करने को आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे एक लाइन में डिफाइन, बहुत ही सिंपल है। पहला क्या था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ चुके, पोल पढ़ चुके, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। एपर्चर क्या होता है, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, ये रहा कॉनकेव वाला मिरर है, इसकी जो ये वाली सर्कुलर बाउंड्री का डायमीटर होता है, कुछ ऐसा होगा ना मिरर, ये जो सर्किल सा बन रहा है यहाँ पर, ये इस सर्कुलर बाउंड्री का डायमीटर, ये वाली लेंथ, ये वाली डिस्टेंस को, डायमीटर को हम लोग बोलते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। यानी एपर्चर बड़ा होगा तो स्फेरिकल मिरर भी बड़ा होगा, और एपर्चर छोटा होगा तो स्फेरिकल मिरर भी छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, फोकस को डिफाइन कर लिया, फोकल लेंथ को डिफाइन कर लिया। सारे पॉइंट्स हो गए, आगे चलते हैं।